नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के कंपाइलेशन का क्रम हमारा लगातार चल रहा था और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को आज देख लेते हैं। जीईएफ के बारे में बात करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। द जीईएफ प्रोवाइड ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। इसके काम क्या है, मतलब ये ग्रांट उपलब्ध कराता है तो किस चीज़ के लिए? ऐसे प्रोजेक्ट को ये ग्रांट देता है जो कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए हों, क्लाइमेट चेंज को मतलब रोकने में, और क्लाइमेट चेंज तो होता ही रहता है लेकिन उसे धीमा करने में सहयोग देते हो, या फिर इंटरनेशनल वाटर्स या फिर लैंड डिग्रेडेशन जो है उसको रोकने में सहायता करते हो, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन में काम करते हो, या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है उन पर काम कर रहे हो, तो इसके लिए ग्रांट अवेलेबल कराता है। जीईएफ वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रियो अर्थ समिट 1992 की जो रियो अर्थ समिट थी उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। द जीईएफ इज ज्वाइंटली मैनेज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, द वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। तो इतनी नामी गिरामी संस्थाएं मिलकर इसको प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब इसे आकार देती हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक भी है, यूएनडीपी भी है, यूएनईपी भी है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए, द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ यूनाइट्स 183 कंट्रीज इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल सोसाइटी, माफ कीजिएगा, सर्विस सोसाइटी या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि सीएसओ कहा जाता है, एंड द प्राइवेट सेक्टर टू एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंट इशूज वाइल सपोर्टिंग नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो ये तो हमने इसके काम देखे और इसका फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लिया। द जीईएफ आल्सो सर्व एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर फॉलोइंग कन्वेंशन। ये कौन कौन से कन्वेंशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट या असिस्टेंस दे सकता है? तो इसमें पहले तो सीबीडी है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बाद कन्वेंशन, जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज पर, यानी UNFCCC की बात हो रही है, उसको ये फंड दे सकता है। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने का जो यूएन कन्वेंशन है, ये डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने वाला जो कन्वेंशन है, इसको ये फंड दे सकता है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POP, इसके लिए दे सकता है। मिनामाटा कन्वेंशन जो मरकरी वाला है उसके लिए दे सकता है। द जीईएफ आल्दो नॉट लिंक फॉर्मली टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सबस्टेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी ये पूरी तरह से फॉर्मली लिंक नहीं है लेकिन उसे भी सपोर्ट करता है, उसे भी ये सपोर्ट करने का काम करता है। अब इसके बाद देखिए, जीईएफ वर्क विथ 18 एजेंसीज, नोटेबल वन एमंग, यहाँ आप देखिए नोटेबल वंस एमंग देम आर। ये कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि जीईएफ के साथ मिलकर काम करती हैं? तो इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ये तीन जो है इन्हें तो हमने देखा ही था। वर्ल्ड बैंक है, यूएनईपी है और यूएनडीपी है। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO भी इसमें है, एशियन डेवलपमेंट यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है US का। इसके अलावा कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कई सारी ऐसी छोटी मोटी संस्थाएं हैं लेकिन जो मुख्य है उनके बारे में हमने देखा। अब यहाँ एरिया ऑफ वर्क को देखना आवश्यक है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स एंड लैंड डिग्रेडेशन, उसको रोकना, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना, REED+ वाला जो पूरा फंडा है उसको फॉलो करना, और ओजोन डिप्लेक्शन को रोकना, ये बहुत सारे काम में सपोर्ट करना, ये इसका उद्देश्य है। इट इज़ अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है 5 बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिए। मिनामाटा कन्वेंशन जो मरकरी वाला है, इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर बना हुआ है, मतलब किया गया था वो। इसके अतिरिक्त आप यहाँ देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके लिए ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म मुहैया कराता है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके लिए भी ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म उपलब्ध कराता है, इसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। और देखिए, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके लिए भी उपलब्ध कराता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है अपने देश के संदर्भ में। इट वेकअप ऑफ भोपाल, यहाँ देखिए, इन वेकअप ऑफ भोपाल ट्रेजेडी या भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 अंडर आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 253 के प्रोविज़न के अंडर में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, उसको ले आया गया। भोपाल गैस त्रासदी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी, उसके बाद ये काम किया गया। The act is an umbrella legislation designed to provide a framework for central government coordination of activities of various central and state authorities established under previous laws such as the Water Act and Air Act. तो सबको ये एक साथ जोड़ कर रखने का काम करता है, कंबाइन करता है और सबको गाइडलाइन देता है। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ये अगला इसमें फैक्ट है, is constituted under the Environment Protection Act 1986 on 22 July 2010. Genetic Engineering Appraisal Committee was renamed as Genetic Engineering Appraisal Committee. ठीक है, मतलब इसका नाम जो है इसको फिर से एक बार बदल कर रखा गया है, उसके उद्देश्यों को बदला गया है तो नाम बदल गया है। इट इज़ द एपेक्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है या फिर हैजार्डियस ऑर्गेनिज्म है, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके अलावा उनका मैन्युफैक्चर, उनका यूज़, उसको सबको ये रेगुलेट करने का काम करता है। और अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी चलता है, 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसी के अंडर में ये काम करता है। नेशनल जियोग्राफिक कंडक्टेड its inaugural Green Deck survey in January 2008. That first Green Deck survey of 14 countries around the world rank average consumers in those countries according to the environmental sustainability of their behavior. तो ये एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटी आर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारत की कृषि का जैसा स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, और किसान यहाँ के जिस तरह के हैं, उसमें ये वरदान साबित होगा अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर पर आधारित खेती करें। इसके अलावा मिक्स क्रॉपिंग करें तो इससे जो मिट्टी है वो उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहेगी और फसलें भी ठीक ठाक हो जाएंगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट लगाते हैं तो इससे ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहेगी। पेस्ट रेजिस्टेंट जो क्रॉप वेराइटी है उसका इस्तेमाल करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड रहेंगी तो ये अपना प्रोटेक्शन खुद ही कर लेंगी, इनके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, तो इससे प्रदूषण होने से बच जाएगा। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मसानोबु फुकुओका का नाम आता है, और ये जो मसानोबु फुकुओका है ये जापान के एक फार्मर हैं और ये फिलासफर भी हैं। मतलब फार्मर तो है ही है, मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फार्मर है, वैसे ये फिलासफर हैं। तो इन्होंने नेचुरली अपनी पूरी एग्रीकल्चर को डिज़ाइन किया था। मतलब इन्होंने खेत में जिस तरह की कृषि या फसलें उगाई कुल मिलाकर, वो पूरी तरह से नेचुरल या फिर आप कहिए कि एकदम से इको फ्रेंडली तरीके से आजमाया गया था। और जितना भी निर्जन भूमि थी जहाँ पर कोई नहीं रह रहा था, या डेजर्टिफाइड लैंड आप उसे कह सकते हैं, जब जो कि लगभग डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका था, उसको इन्होंने नया जीवन दिया। तो ये अपने आप में एक अनोखी पहल है। द ग्रीन आर्मी इज अ 6-month प्रोग्राम फॉर 17 to 25 year old youths in Australia to train and work for environment. Green Army project include restoring native vegetation, heritage restoration, protecting animal habitat and regenerating wetlands in urban, rural and remote areas. The Green Army program will close in 13 June 2018. ये ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया था। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स की आवश्यकता अपने देश में भी है, युवाओं को जागरूक करना। अब इसके बाद जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन का है। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? Biodiversity is a system in constant evolution from a viewpoint of species as well as from viewpoint of an individual organism. स्पीशीज़ की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी, और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी, बायोडाइवर्सिटी एक सिस्टम है। और द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ अ स्पीशीज़ इज एस्टिमेटेड एट बिटवीन 1 and 4 million ईयर। 1 and 4 million ईयर के बीच का जो एस्टिमेट है वो रखा गया है। 99% ऑफ स्पीशीज़ दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ आर टुडे एक्सटिंक्ट। उस समय जो जितनी भी स्पीशीज़ यहाँ जनरेट हुई एक एक करके, और ऐसा भी नहीं है कि सारा ऑर्गेनिज्म इकट्ठे एक झटके में आ गया, सब धीरे धीरे विकसित हुआ है। पहले पानी के अंदर, उसके बाद ज़मीन पर, फिर उड़ने वाले, ऐसे जाकर जो पक्षियों का और जंतुओं का और मनुष्य या पेड़ पौधे सबका डेवलपमेंट हुआ है। सब एक झटके में अर्थ पर ले आकर रखे नहीं गए। तो उसी क्रम से ये एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। इसमें से 99% जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, बाकी 1% अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं। खुशकिस्मती है कि उसमें से हम लोग भी 1% में शामिल हैं। अब ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें हमेशा चेंजेस आते हैं, ये अपने पुराने स्वरूप में कभी नहीं रहती है। क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी यानी विविधता शब्द जुड़ा ही है, तो इसमें हमेशा ही कुछ न कुछ नयापन होता है। और नयापन कब होगा? जब पुरानी चीज़ें नष्ट होंगी और नई चीज़ें आएंगी। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, जो हैजार्डियस एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से ये नेचुरली नहीं हो पा रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से और तेज़ रफ्तार में हो रहा है। और यही चिंता की मूल वजह है। नहीं तो नेचुरल बैलेंस तो वैसे भी बना रहता है। जो स्पीशीज़ प्रकृति में खप नहीं पाती हैं उनको प्रकृति खुद नष्ट कर देती,
उनके स्थान पर कुछ ऐसे प्राणी आ जाते हैं जो कि प्रकृति के हिसाब से या जो नेचर का बदलता हुआ स्वरूप है उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं, तो वो जिंदा रहते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब यूनिवर्सल लॉ आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अभी वो नेचुरली हो नहीं रहा है और यही चिंतनीय है। अब यहाँ आप देखें कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ, इट इज़ कॉन्सिस्टेंटली रिचर इन ट्रॉपिक्स। मतलब बायोडाइवर्सिटी भी ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ पर एक समान पाई जाती हो, और ये कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से नहीं हो रहा है, ये पहले से ही ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अर्थ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या उसकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो जो ट्रॉपिक्स हैं, मतलब ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और वन अप्रोचेज द पोलर रीजन, माफ कीजिएगा, एज वन अप्रोचेज द पोलर रीजन वन फाइंड लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पीशीज़। ये जो स्थितियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। बायोडाइवर्सिटी इट सेल्फ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पहला तो बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। तो लाइफ की वेराइटीज़, वेराइटी ऑफ लाइफ। इन सिंपल टर्म, बायोडाइवर्सिटी इज अ नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल रीजन। ये इसकी डिफिनीशन है। इट रिफर टू द वेराइटीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द जीन्स दे आर, यहाँ देख रहे हैं आप, द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। मतलब उनके अंदर जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है या वो एक खास तरीके के इकोसिस्टम में रहते हैं, तो वो सब कुछ हम मिलाकर जब देखते हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत देखा जाता है। इट रिलेट टू द वेरिएबिलिटी एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, इंक्लूडिंग द वेरिएबिलिटी बिटवीन एंड, माफ कीजिएगा, इंक्लूडिंग द वेरिएबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द स्पीशीज एंड दैट विद इन एंड बिटवीन द इकोसिस्टम। तो उन स्पीशीज़ में आपस में भी और उनके इकोसिस्टम के साथ भी उनका जो इंटरेक्शन है और आपसी क्रियाकलाप है, उन सब को मिलाकर हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ आवर लिविंग वेल्थ। ये हमारा जीवित स्वास्थ्य है या जैविक स्वास्थ्य है, कहना ज़्यादा सही रहेगा। और इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। लंबा समय लगा है तब जाकर ये विकसित हुआ है। और पूरी जो इवोल्यूशन हिस्ट्री है उसमें अगर हम पीछे के पन्ने पलट कर देखें तो इसे बनने में बहुत समय लगा है और ये तेज़ी से नष्ट हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एट द 3 लेवल। 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो एक तो जेनेटिकल डाइवर्सिटी होती है, दूसरी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होती है, और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी होती है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले जेनेटिकल डाइवर्सिटी को देखते हैं, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। तो जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। सही बात है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आप मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे मुख्य किरदार किसका होता है? ईंटों का होता है। बहुत सारी ईंटें मिलकर फाउंडेशन तैयार करती है, फिर फाउंडेशन से लंबी चौड़ी बिल्डिंग तैयार होती है। तो वही चीज़ है। जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीशीज़। हर स्पीशीज़ के जीन या जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीशीज़। मतलब स्पीशीज़ हम किसको कहते हैं, किस ग्रुप को कहते हैं? तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिनके अंदर कुछ स्पीशीज़, मतलब कुछ निश्चित जो सिमिलरिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। मतलब उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें कुछ सर्टेन सिमिलरिटीज़ होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जेनेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो हूबहू एक जैसा होता है, ये कभी नहीं हो सकता। हर सिंगल, मतलब एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है, जो DNA RNA का स्ट्रक्चर है, वो दूसरे से एकदम से 100% मैच नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि हर जीव अपने आप में यूनिक। लेकिन जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनका है उसमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, तो उसके आधार पे हम कहते हैं कि ये सारे एक स्पीशीज़ के। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जेनेटिकली बिलोंग टू द होमोसेपियंस ग्रुप। मनुष्य जो है यानी हम लोग, ये होमोसेपियंस से बिलोंग करता है। एंड आल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा। डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है? कॉन्सिडरेबली, मतलब इन्हें हम देख सकते हैं। दिस इज ड्यू टू जेनेटिकल डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी। दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। अब यहाँ पर स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है इसको भी देख लेते हैं। तो दिस रिफर टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज, इट रिलेट टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ डिफाइंड एरिया। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, एविडेंस एंड टाइप्स। कैसे इसको मेजर करते हैं? तो कौन कौन से इसमें मतलब मानक हैं उन्हें आप देख रहे हैं। सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीशीज देन अदर। एरिया रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो इंपॉर्टेंस कोई पूछने की बात नहीं है, बहुत सारे हैं यहाँ जो लिखे हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा, लेकिन जितने एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेनी वेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड in turn human communities have play a major role in shaping the diversity of nature at the genetic species and ecological level। मतलब मनुष्य के विकास में बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ पे प्रेजेंट कर रही है या वर्तमान में मौजूद है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक वैसे ही मनुष्य का भी पूरी बायोडाइवर्सिटी और पूरे जो इकोसिस्टम है उसमें इंपॉर्टेंट रोल।
बायोडाइवर्सिटी प्ले द फॉलोइंग रोल: इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक। मतलब इसके रोल कौन कौन से हैं? तो साइंटिफिक ये अपना रोल प्ले करती है, इसके अलावा इकोलॉजिकल रोल तो है ही है, इकोनॉमिकल भी करती है। अब इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको देख लेते हैं। स्पीशीज ऑफ मेनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शन और द अदर इज एन इकोसिस्टम। नथिंग इज एन इकोसिस्टम इवॉल्व एंड सस्टेन विदाउट एनी रीजन। ठीक है, दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म बिसाइड एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड also contribute something to useful, something of useful to other organism। मतलब अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म आप कह लीजिए वो उपस्थित हैं, तो वो प्रकृति से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब दोहन तो कर ही रहे हैं, लेकिन बदले में वो इकोसिस्टम को बहुत कुछ देते भी हैं, यानी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीने की वजह बनते हैं। उदाहरण के तौर पे आप सबसे जो फायदेमंद प्रजाति है उसका यहाँ पे जिक्र ले लीजिए, यानी हरे पौधे, प्रोड्यूसर्स। तो वो भी तो जो ज़मीन है उससे खुराक चूसते हैं, मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपनी जड़ों के द्वारा वो अवशोषित करते हैं। उसके अलावा पानी खींचते हैं ज़मीन से, उनको चाहिए होता है ढेर सारी मात्रा में पानी, और सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ले तो वो भी रहे हैं, लेकिन बदले में दे कितना रहे हैं ये देखने वाली बात है। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म के साथ होता है, वो दूसरों के लिए जीने की वजह बनता है। ये आपने देखा। अब इसके बाद देखिए, स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, हेल्प टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम, फिक्स एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट। पूरा जो क्लाइमेटिक रेगुलेशन है उसको करने में जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मौजूद हैं वो सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। दीज फंक्शन आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, और पूरे इकोसिस्टम को स्टेबल बनाए रखने के लिए ये जितना भी फिनोमिना है इसका चलना आवश्यक है। द मोर डाइवर्स एंड इकोसिस्टम, यहाँ आप देख रहे हैं, द मोर डाइवर्स एंड इकोसिस्टम बेटर आर द चांसेस फॉर द स्पीशीज टू सर्वाइव थ्रू एडवर्सिटीज एंड अटैक्स एंड कॉन्सिक्वेंटली इज मोर प्रोडक्टिव। मतलब कोई भी इकोसिस्टम जो है वो बाहरी अटैक से या फिर किसी भी अनचाही आपदा से बचा रह सकेगा जितना ज़्यादा वो डाइवर्स होगा, उसके अंदर जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी सारी फूड चेन्स होंगी, उतना ही उसका उलझा हुआ कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा, और इसमें निर्भरता भी जीवों की एक से अधिक जीवों पर होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप एक ही चीज़ पर आश्रित हैं और वो खत्म हो गया तो फिर आपका भी मरना तय है। आप कई सारे जीवों पर आश्रित हैं। मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट एक से पूरी हो रही थी, वो खत्म हो गया, तो बाकी दो जो है उनसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आप जिंदा है। यही चीज़ होती है। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतना ही इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे और उतना ही इकोसिस्टम स्टेबल और ज़्यादा लंबे समय तक बना रहेगा। अब इसके बाद देखिए, हेंस द लॉस ऑफ स्पीशीज वुड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ। नेक्स्ट, just like a species with a high genetic diversity, an ecosystem with high biodiversity may have a greater chance of adapting to environmental change. In other words, the more of variety of species in an ecosystem, the more stable the ecosystem is likely to be. वही बातें हैं, इन्हें अलग अलग ढंग से कहा जा रहा है। इकोनॉमिकल रोल क्या है, मतलब इकोनॉमिक रोल बायोडाइवर्सिटी का क्या हो सकता है? तो फॉर ऑल ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। मतलब उनका जो दैनिक जीवन है, रोज की बात कर रहे हैं, पूरे जीवन काल का नहीं यहाँ आंकड़ा है, रोज का जो जीवन है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी फैक्टर हैं उनके बिना चल ही नहीं पाएगा। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी विच आल्सो कॉल्ड एग्रो बायोडाइवर्सिटी। उसी को, क्रॉप डाइवर्सिटी को ही एग्रो बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज ए रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इतने सारी चीज़ों को वो मनुष्य को देती है, मनुष्य ही नहीं बल्कि बाकी जीवों को भी देती है। उसमें फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी फूड की रिक्वायरमेंट तो ये सभी ऑर्गेनिज्म की पूरा करती। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द deterioration of biodiversity. At the same time, it is also the origin of new conflict dealing with rules of division and appropriation of natural resources. जब रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं तो उनके बंटवारे को लेकर हमेशा ही खींचतान होती है और तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल कमोडिटीज दैट बायोडाइवर्सिटी सप्लाइज टू ह्यूमन काइंड आर फूड क्रॉप। हमें बायोडाइवर्सिटी मोटे तौर पर क्या देती है? वैसे तो इतनी सारी चीज़ें देती हैं जिनको कि मनुष्य गिन भी नहीं सकता, बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, लेकिन जो मोटे तौर पे हमें दिखाई देता है या जो हमें समझ में आता है उसमें फूड क्रॉप्स मिलते हैं। खाने के लिए अन्न वही सबसे कीमती है, पैसे और नोट की गड्डियाँ तो कोई खाएगा नहीं। और लाइव स्टॉक मिलते हैं जिनके सहारे हम अपने जो डेयरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या मांस की जो आवश्यकताएं हैं जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी पूरा करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट है जहाँ से बेहिसाब रिसोर्सेज हमें प्राप्त होते हैं हर तरीके के। फिश है, मेडिसिन के जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं वो प्राप्त होते हैं, वो भी प्लांट से ही जुड़े हुए हैं ज़्यादातर। इसके अलावा कुछ जीवों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी हमारे जीवन के एक एक मिनट के लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक मिनट भी जीवन यापन नहीं कर सकते हैं अगर जैव विविधता समाप्त हो जाए और सिर्फ हम ही बचें तो। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ अर्थ पर से समाप्त हो जाती हैं
तो हनी बीज जो होती है, तो उसके बाद इंसान के भी समाप्त होने का दिन नज़दीक आ जाएगा और बाकी जो जीव फसलों पर निर्भर रहते हैं या जो वेजिटेटिव कंटेंट है उस पर निर्भर रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इंसान के भी नष्ट होने का समय करीब समझिए। अब इसके पीछे मेन लॉजिक क्या है, तो मधुमक्खियाँ या जितने भी इस तरह के इंसेक्ट हैं वो परागण की क्रिया यानी जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसको करते हैं और इसी की वजह से क्रॉप्स या जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर फल फूल लगते हैं या तमाम चीज़ें होती हैं, मतलब उनका रिप्रोडक्शन चालू रहता है। तो पूरा वेजिटेशन का जो प्रोसेस है वही थम जाएगा अगर इंसेक्ट की जो प्रजातियां हैं वो एक एक करके नष्ट हो गई। अब इसमें कई सारे इंसेक्ट अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी फूड चेन जो है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसे हम आसानी से ऐसे सामान्य तौर पर समझ भी नहीं सकते। अब साइंटिफिक रोल बायोडाइवर्सिटी का क्या है इसको देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच स्पीशीज कैन गिव अस सम क्लूज as to how life evolved and will continue to evolve. Biodiversity also help in understanding how life functions and the role of each species in sustaining ecosystem of which we are also a species. हम सब भी तो क्या हैं, एक स्पीशीज ही तो हैं. This fact must be drawn upon every one of us so that we live and let other species also live their lives. मतलब हम भी एक स्पीशीज हैं, हम भी एक प्रजाति हैं जिन्हें कि मानव प्रजाति कहा जाता है और बाकी जो जीव हैं वो भी हमारी तरह ही स्पीशीज हैं, अपना उनका एक अलग अलग ग्रुप है और हर स्पीशीज़ का बायोडाइवर्सिटी में या पूरे इकोसिस्टम में एक अपना रोल है। तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे को नष्ट कर दें। तो जियो और जीने दो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लागू होता है, अपने भी हम जी लें और दूसरों को भी जीने दें। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर रहा है, वो अपने ही जीने के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में बाद में सोचेगा जब वो मर जाएगा तब। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि इट इज़ आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूँकि हम बुद्धिमान हैं, मनुष्य जो है वो सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, जितनी भी स्पीशीज़ है उनमें सबसे ज़्यादा दिमाग या जो IQ लेवल है वो हमारा ही सक्षम है। तो ऐसे में एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है टू कंसिडर दैट ईच एंड एवरी स्पीशीज अलॉन्ग विथ अस हैव टू इंट्रांसिक राइट टू एग्जिस्ट, मतलब उन्हें एग्जिस्ट करने का अपना मौलिक अधिकार उनके पास है, जो उनका राइट है वो उनके पास है। हेंस इट इज़ मोरली रॉन्ग टू वॉलंटरली कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पीशीज। The level of biodiversity is a good indicator of the state of our relationship with other living species. और बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये उसी चीज़ को मेज़र करने का एक लेवल भी है कि बाकी जो अर्थ पे रहने वाली स्पीशीज़ हैं वो चाहे जो भी हो, हरे पौधे हो या छोटे से छोटा जीव ही क्यों ना हो, तो उसके साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है, और वो रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तभी हमारी बायोडाइवर्सिटी एकदम से खतरे में आ गई। अब यहाँ देखिए, इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी ह्यूमन कल्चर्स। तो ये है साइंटिफिक रोल। साइंटिफिक रोल में हमने कुछ हद तक इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको और अच्छे तरीके से जाना है। हमने ये तो जान लिया कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये अपना मेजर रोल प्ले करती। तो अभी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि ये कंपलसरी है, अगर ये नहीं रहेगी तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस इन वन गिव्स टू राइज द इम्बैलेंस इन द अदर। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे ये बताया गया कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड, मतलब ये क्या है, आपस में बहुत करीबी से या बहुत ही नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। तो इसका ये तात्पर्य होता है कि बीच से अगर आप किसी को डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्टर्बेंस अगर पैदा करेंगे, तो इससे पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब सारा बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा, दूसरों के लिए भी समस्याएं खड़ी होंगी। इफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिकम इंडेंजर्ड, दे कॉज डिग्रेडेशन इन एनवायरमेंट और विच में थ्रेटन ह्यूमन बींग्स ओन एग्जिस्टेंस। हम पेड़ काट कर बड़ा खुश होते हैं और खेत तो खैर खुद ही पेड़ों को काट कर ही बनाए गए हैं, लेकिन जंगल को काट कर साफ करके हम मकान बनवाकर और खेत बनाकर बहुत खुश होते हैं। पहले खेत बनाने का क्रम चलता था, अब उन्हीं खेतों को मकान में और इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें तब्दील करने का काम चलता है। सरकार सड़कें चौड़ी करवाने के लिए जो आसपास के घर हैं और ज़्यादातर जो किसानों के खेत हैं और कुछ वन विभाग द्वारा रोपे गए जो लंबे चौड़े पेड़ थे उनको कटवा कर उनका मुआवजा दिलवा देती है कि इतना पैसा आप ले लीजिए और खुश रहिए, दूसरी जगह ज़मीन खरीद कर अपना बनवा लीजिए खेत वगैरह या मकान। लेकिन वो जो लैंड एरिया और वो जो प्राकृतिक संपदा वहाँ पर ख़त्म हो रही है, ट्रैफिक के लिए रोड बन रहा है, तो ये खुशी क्या टिकाऊ रहेगी? कुछ समय तो हम गाड़ियाँ दौड़ा लेंगे कि खूब बढ़िया सड़क है, पहुँचने में 2 घंटे का जो समय लगता था अभी 15 मिनट में ही हम पहुँच जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और 2-4 4 व्हीलर खरीद लेंगे पैसा बढ़ाकर। लेकिन जो दूरगामी परिणाम है, और दूरगामी का मतलब ये नहीं कि वो आने वाले 1000 साल बाद दिखाई देगा, वो अगले ही 20-30 साल के अंदर दिखने लगेगा, अपने ही जीवन काल में, और तब हम इतना भूख देंगे कि हमें उसका पछतावा होगा, लेकिन तब कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए अभी से आवश्यक है, जो कंजर्वेशन है वो ज़रूरी, ठीक है। और मनुष्य इसी बात को समझ नहीं रहा है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, और हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, वो भी इसमें जिस तरह का उन्हें रोल प्ले करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे, मजबूरियाँ चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ आप देखें आगे,
तो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एजुकेट पीपुल टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। लोगों को शिक्षित करना, और वो इसलिए ताकि वो अडॉप्ट करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। सिर्फ शिक्षित करना पर्याप्त नहीं है, उनके अंदर इच्छा शक्ति जगाने की आवश्यकता है। शिक्षित करके आप उन्हें पढ़ा लिखा कर कमाने योग्य बनवा देंगे। मतलब इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं तो वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए साइंटिस्ट बन गए। अब किसी बड़ी संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको मोटा वहाँ पे रॉयल्टी और जो डोनेशन और वेतन है वो प्राप्त हो रहा है, तो इससे वो कमाने लगेंगे। इन्वायरमेंट पे रिसर्च करेंगे, गवर्नमेंट को एक डॉक्यूमेंट थमा देंगे कि ये रिपोर्ट है, इस पर हमें काम करना है। लेकिन क्या वो सच में ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं? नहीं, सिर्फ रिसर्च करके रह जाते हैं। और बाकी जो सामान्य ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब औसत पढ़े लिखे लोग हैं, उनका तो पूछना ही क्या है। अब यहाँ आप देखें कि सच अ वे दैट आवर डेवलपमेंट इन हारमोनियस विद अदर लाइफ फॉर्म एंड इज सस्टेनेबल। मतलब दूसरे लाइफ फॉर्म जो है, यानी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, उनके साथ जब हम मिलकर अपना डेवलपमेंट सोचेंगे, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे और तभी लंबे समय तक टिक कर रह पाएंगे। देयर इज एन इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द फैक्ट दैट सच कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल यूज इन पॉसिबल ओनली विद द सस्टेनेबल यूज इज पॉसिबल ओनली विद द इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल। यही बात है। आप एक बड़े दायरे को शिक्षित कर देंगे। शिक्षा कर देने का मतलब ये है कि किताबी ज्ञान उनको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके अंदर जो अवेयरनेस है वो कहाँ से आएगी? तो इसके लिए एकदम लोकल लेवल पर प्रयास करने की ज़रूरत है। मतलब हर एक सदस्य को, जो हर एक ह्यूमन बीइंग है, उसको जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज नॉट मेयरली द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज नॉर द हैबिटेट बट द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम बड़े बड़े नियम बना दें, एजेंडा 21 जैसे बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट हैं वो खड़े कर दें, या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे बड़े बड़े महत्वाकांक्षी गोल्स हैं उनको डेवलप कर दें। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक जगह मिलकर बैठे और खूब आपस में बातचीत हुई अच्छी और उसके बाद बना दिया एक डॉक्यूमेंट, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसे एकदम कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखना उस प्रयास को, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और उसी में दिक्कत है, वहाँ पर नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, ठीक। और इसीलिए उसके जो सार्थक परिणाम है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। The Government of India, along with 155 other nations, have signed the Convention of Biodiversity at the Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. तो ये तो हमने पीछे ही देखा था। The World Conservation Strategy has suggested the following steps for biodiversity conservation. अब suggestion क्या है, आइए देख लेते हैं। तो efforts should be made to preserve the species that are endangered. मतलब ऐसे प्रयास हमें करने हैं जिससे कि जो endangered species हैं, जो कि खतरे के अंदर हैं, मतलब उनके ऊपर अब संकट मंडरा रहा है और वो अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो गायब हो जाएंगी। तो ऐसी स्पीशीज़ जो है उनको प्रिजर्व करने के लिए एफोर्ट लगाना, एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाना। और प्रिजर्वेशन यहाँ आप देख रहे हैं, ये प्रिवेंशन है असल में। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब ये जो यहाँ पे पूरा एक्सटिंक्शन रोकने का प्रयास है, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। ऐसे नहीं होगा कि उठे और एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉ बना दिया और उसके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। एक बढ़िया सा मैनेजमेंट प्लान वहाँ पे होना चाहिए। वेराइटीज़ ऑफ फूड क्रॉप, फॉरेस्ट प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक एनिमल्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स शुड बी प्रिजर्व। इन सबको बचाने की ज़रूरत है, तभी हम बने रह पाएंगे। ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन। हैबिटेट को बचाना ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो बची रहे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी भी स्पीशीज़ के गायब होने या इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने की जो मेन वजह होती है वो क्या होती है? उसका हैबिटेट नष्ट हो जाता है। हम आवास उजाड़ देते हैं और उसके बाद वो स्पीशीज़ जो है वो वहाँ से बेघर हो जाती है और मारी मारी फिरती है। उसमें से आधे से अधिक जो है वो दुर्घटना और शिकार, मतलब जो हंटिंग है उसके शिकार हो जाते हैं, और जो बची हुई है वो कहीं जाकर शरण लेती हैं, फिर वहाँ भी उनके साथ अच्छा नहीं होता है। तो ये बात है। और हैबिटेट पर स्पीशीज़ फीड, ब्रीड एंड रेस्ट एंड नर्स देयर यंग शुड बी सेफ गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। हैबिटेट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन हमने पीछे ही देखी थी, निके और हैबिटेट के बारे में हमने देखा था। तो हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जो कि एक खास जीव को या बहुत सारे जीवों को, एक साथ वो कई जीवों का हैबिटेट हो सकता है, उन्हें रहने खाने और अपने रिप्रोडक्शन के लिए एक अच्छा ठिकाना देती है, सुरक्षा भी देती है बाहरी जितने भी खतरनाक चीज़ें होती हैं उनसे। तो जब आप हैबिटेट को ही ख़त्म कर देंगे तो ये सारे काम रुक जाएंगे, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ना वो खा पाएगा, ना सही से रह पाएगा, और धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल बी रेगुलेटेड। इस पर भी रेगुलेशन जरूरी है, नहीं तो अवैध तरीके से इनका दोहन शुरू हो जाएगा, और वो होता भी है, तमाम रेगुलेशन के बाद होता है। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपेगेट द वेराइटी ऑफ स्पीशीज विद इन नेचुरल बाउंड्रीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये सबसे पुराना वाला अधिनियम है, अंडर विच नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज वर एस्टेब्लिश एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड। ये सारा काम जो है, सारे प्रावधान जो है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही होते हैं। तो प्रयास हमने 1972 में किया था। अब यहाँ आप देखिए कि डिटेल्स ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व आर गिवन इन द ब्लॉक
बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। किसी भी वीडियो लेक्चर को देखने से पहले या किसी भी और बुक की ओर रुख करने से पहले आपको एक बार जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं, खासतौर पे 9th 10th 11th 12th, इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सब यहीं से उठाते हैं। चाहे हम वीडियो बना रहे हैं या पीडीएफ यहाँ पर देख रहे हैं या जितनी अच्छी अच्छी ब्रांड की पब्लिकेशन की किताबें हैं, सबका जो मेन जड़ है ना, फाउंडेशन, वो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना आप फाउंडेशन ही देखिए, क्यों ना आप जड़ों को देखिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी वीडियो को देखेंगे, किसी भी लेक्चर को सुनेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। खैर, कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर किया जा रहा है, लेकिन एनसीईआरटी आपको एक समझ देती। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया कि दे प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी, दे आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। मतलब कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। देयर आर 12 सच कंट्रीज, नेमली मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन विच दीज सेंटर आर लोकेटेड। ये जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है ये कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, इनके नाम दिए हुए हैं। इन 12 कंट्रीज़ के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, इन्हें देखिएगा। In order to concentrate resources on those areas that are most vulnerable, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources यानी IUCN की बात हो रही है, has identified certain area as biodiversity hotspot। इनको आइडेंटिफाई किया गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पे। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? तो हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, माफ कीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। वहाँ पर वेजिटेशन कैसा है, इसी आधार पे इन्हें डिफाइन किया जाता है। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज डिटरमाइन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, इनके बिना तो शुरुआत हो ही नहीं सकती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी इनका जो एक अनदर फॉर्म है फाइटोप्लैंक्टन्स का, वो रहता है, तो उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होकर जो एनर्जी है वो स्टोर की जाती है। फिर बाकी जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो उसी पर निर्भर होता है। ठीक वैसे ही जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ भी प्लांट्स अपना रोल प्ले करते हैं। Most but not all of the hotspot rely on species rich ecosystem for food, firewood, cropland, इसके अलावा income from timber, इन सब से ये rich होते हैं, fulfill होते हैं। In Madagascar, for example, about 85% of plants and animal are found nowhere else in the world। मेडागास्कर वाले क्षेत्र में ऐसे जीव प्रजातियां, मतलब प्लांट्स और एनिमल की ऐसी ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। 85% इस प्रकार के जीव वहाँ पर मिलते हैं। अदर हॉट स्पॉट इन वेल्दी कंट्रीज आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। जितने भी हॉट स्पॉट हैं, या आप कह लीजिए कि ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, सिर्फ हॉट स्पॉट को ही इसमें क्यों देखें, पूरी बायोडाइवर्सिटी को देखें, तो इस पर एक बड़ा प्रेशर है। और वो प्रेशर असल में किस चीज़ का है, तो ये समझने वाली बात है, वो प्रेशर पॉपुलेशन का है। ह्यूमन पॉपुलेशन, बेहिसाब बढ़ती आबादी, जिस पर अंकुश तो लगा है लेकिन वो अंकुश पर्याप्त नहीं। जितने इंसान पैदा हो गए उनको जीने खाने के लिए जगह चाहिए, खाने पीने के लिए संसाधन चाहिए और विकसित होने के अवसर चाहिए। और इसके लिए पूरा जो एकमात्र स्रोत है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या बाकी जितने सोर्सेज हैं वो सब। तो इन पर दबाव तो बनेगा ही, तो ये प्रेशर है। अब इसके बाद आप देखिए अदर हॉट स्पॉट इन वेल्दी कंट्रीज, ये हो गया, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है ये देख लिया। द आइलैंड्स ऑफ हवाई have many unique plant and animal that are threatened by introduced species and land development। हवाई द्वीप जो है वहाँ पे बहुत तरह की जो प्लांट की वेराइटी है या फिर जीव जंतुओं की जो वेराइटी है वो पाई जाती है, लेकिन वहाँ भी टूरिज्म की वजह से या जो लैंड डेवलपमेंट है उसकी वजह से वो सब थ्रेटेंड है, यानी खतरे में। और इतना ज़्यादा हवाई द्वीप समूह पर हम क्यों जाए, अपने ही भारतवर्ष में जो हिमालयन एरिया है उसको देख लीजिए, या जो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है उसको देख लीजिए, कितना ज़्यादा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है उसका डिके हो रहा है। उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक संपदा से समृद्ध जो राज्य है उसमें टूरिज्म की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है। मतलब टूरिज्म की वजह से नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए कॉटेज बन रहे हैं, नए होटल बन रहे हैं, आए दिन वहाँ पे जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो हो रही हैं, चट्टानों के स्वरूप को डिस्टर्ब किया जा रहा है, हिमालय की खूबसूरती खराब हो रही। तो इस तरह की चीज़ें अपने भारत में ही हो रही हैं। पहले तो अपने देश को ही देखने की ज़रूरत है, तब तो हम बाहर वालों को देखेंगे। तो अपना जो जैव संपदा से भरपूर देश है वो तबाह होता जा रहा है, और पॉपुलेशन यहाँ अच्छी खासी है। अच्छी खासी का मतलब थोड़ी ही कम है चीन से, और वो भी जल्दी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी खतरनाक स्थिति है, लैंड एरिया हमारे पास थोड़ा सा है और पॉपुलेशन भर भर कर है। तो यही कंडीशन जो है ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर एक ऊपर का दबाव डालती है, और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हॉट स्पॉट एरिया हैं और जो सघन बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं उनको दर्शाया गया है। इसमें सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट है, यहाँ से आप शुरू करिए वेस्ट वाले पार्ट से। वेस्टर्न इक्वेडोर और कोलंबियन जो क्षेत्र है उसको देख लीजिए। ट्रॉपिकल एंडीज़ का जो एरिया है उसको देखिए। सेंट्रल अमेरिकन जो लो लैंड फॉरेस्ट है उसको देख लीजिए। इसके बाद अपर गुएना फॉरेस्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये आपका अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील वाला है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद ईस्टर्न आर्क माउंटेन जो तंजानिया वाले हैं वो यहाँ पे अफ्रीका, मतलब
कॉन्टिनेंट जो है उसमें देख लीजिए। इसके बाद वेस्टर्न घाट ये भारत के हैं यहाँ पे, और ईस्टर्न हिमालय ये हॉट स्पॉट है दोनों। और इसके नीचे आप यहाँ पे ईस्टर्न मेडागास्कर को देख रहे हैं, मेडागास्कर द्वीप जो है, पेनिसुलर मलेशिया है, फिलीपींस है। इस प्रकार से ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देख लेते हैं। सिंस द लास्ट few decades, growth in human population has increased the rate of consumption of natural resources. It has accelerated the loss of species and inhabitation in different parts of the world. Tropical region, which occupy only about 1/4 of the total area of the world, contain about 3/4 of the world human population. तो ये चीज़ें जो है इसमें चल रही हैं, और ओवर एक्सप्लोटेशन जो चल रहा है उसकी वजह से, मतलब रिसोर्सेज का जो ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और जितनी भी इकोलॉजिकल सिस्टमेटिक चीज़ें बनी हुई हैं उनके अंदर डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि एज दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट है प्रूव डिजास्टरस फॉर द इंटायर बायोस्फीयर। जो नेचुरल हैबिटेट है वो नष्ट होता जा रहा है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो 50% से ज़्यादा स्पीशीज़ को अपने अंदर आश्रय देते हैं, मतलब उनका शेल्टर बने हुए। और जब वो तबाह हो रहे हैं तो इसकी वजह से एक पूरा जो भयंकर विनाश की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पूरा बायोस्फीयर जो है वो अपनी बैलेंस को खो रहा है। नेचुरल कैलमिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एक्सेट्रा कॉज डैमेज टू द फ्लोरा एंड फाना ऑफ द अर्थ, ब्रिंगिंग चेंजेस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिस्पेक्टिव अफेक्टेड रीजन्स। कुछ नेचुरल फिनोमिना भी ऐसे होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने का काम करते हैं, लेकिन वो नेचर का अपना वर्क है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हम सामने से अपनी आंखों से देखते हैं उससे ज़्यादा वो डेवलपमेंट के पर्पज़ से होता है, कुछ नई चीज़ बनती भी है। लेकिन जो ह्यूमन या मैन मेड डिस्ट्रक्शन है ना, वही ज़्यादा तबाही वाला है, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मनुष्य सिर्फ लेना जानता है, वो बदले में देता नहीं है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इससे नई ज़मीनें बनती हैं, मिट्टी की नई परतों का डेवलपमेंट होता है, नए शैल बनते हैं, तमाम चीज़ें विकसित होती हैं। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। या अर्थक्वेक ही है तो अर्थक्वेक से जो टेक्टोनिक प्लेट है उनके बीच में मूवमेंट होता है, उससे कुछ नई संरचना उभर कर सामने आती है, जो पहले से बनी हुई संरचना है वो बिगड़ती है। तो ये सब नेचुरल फिनोमिना है, इनसे तबाही उस पैमाने पर नहीं होती। असली जो तबाही की जड़ है वो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो कि बाकी जीवों के लिए भी संकट बनी हुई है। तो यहाँ तक हमने अपने लेक्चर को कंप्लीट किया है। बाकी जो बातें हैं वो अगले वाले में होंगी। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।